नमस्कार दोस्तों। शेयर मार्केट में वैसे तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स पहचानना और उसमें पूरा एनालिसिस करके और सही क्वालिटी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना एक लंबा प्रोसेस है जिसमें बहुत रेगुलर रिसर्च की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या कोई ऐसा शॉर्टकट भी हो सकता है जिससे कि हम जल्दी पता कर पाएं कि कौन से स्टॉक में तेजी आने वाली है, कौन से में मंदी आने वाली है? तो दोस्तों बिल्कुल आंसर है हाँ। और ऐसी ही एक टेक्निक है जिसका नाम है मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। और आज हम इस वीडियो में दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनमें मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। तो वो कौन से दोनों स्टॉक्स हैं और क्या आपको शॉर्ट टर्म मिड टर्म के बीच में एक अच्छा खासा रैली से मुनाफा हो सकता है इन दोनों स्टॉक्स में? चलिए इस वीडियो में चल करके देखते हैं। शुरू करते हैं आज का सागरनोमिक्स। दोस्तों स्वागत है आपका सागरनोमिक्स पे। और आज हम दोनों स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनमें मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर देखा गया है। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आप बाद में भूल ना जाएं और आपसे मेरा कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं और वो दोनों स्टॉक्स देखते हैं कौन से हैं। तो पहले सबसे पहला जो स्टॉक है आपके स्क्रीन पर वो आप देखिए, टेक्निकल चार्ट ही मैंने पहले खोल लिया है और वो पहला स्टॉक है दोस्तों आपका जाना पहचाना HDFC बैंक। ठीक है, और आप देखिए मूविंग एवरेजेस की इतनी ताकत होती है कि यदि आप ये देखें कि यहां पर क्रॉसओवर हुआ था मूविंग एवरेजेस का और कैंडलस्टिक्स नीचे थी और उसके बाद में आप देखिए कितनी तेज गिरावट आई है। तो दोस्तों एक सिंपल टेक्निक होती है कि मूविंग एवरेज अगर क्रॉस कर रहे हैं और कैंडलस्टिक्स उनसे ऊपर है तो यहां मिलता है आपको बुलिश सिग्नल, यानी कि अप ट्रेंड का सिग्नल। और यदि इसका उल्टा होता है कि मूविंग एवरेजेस जो है वो क्रॉस कर रहे हैं ऊपर और कैंडल स्टिक से नीचे, तो आपको मिलता है हमेशा एक डाउन ट्रेंड का सिग्नल, यानी कि बेयरिश सिग्नल। ठीक है, यानी कि यहां पर जो है नेगेटिव सेंटीमेंट है। उसका एग्जांपल आप यहां देख ही रहे हो। दूसरा एग्जांपल आप यहां देख लीजिए, ये कौन सा है? ये आपका बुलिश सिग्नल है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कैंडल स्टिक्स ऊपर है, मूविंग एवरेजेस नीचे क्रॉस कर रहे हैं। पर इसके साथ एक चीज और भी देखनी होती है दोस्तों, और वो होती है कि जो वॉल्यूम है वो अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि बिना वॉल्यूम के दोस्तों कोई भी सिग्नल ना उसकी स्ट्रेंथ नहीं होती है। आप चाहें तो यहां मेरी बात को देख सकते हैं कि ये मूविंग एवरेजेस यहां भी क्रॉस किए थे, बेयरिश सिग्नल यहां भी मिला था और गिरावट भी आई है। लेकिन आप ये देखिए मूविंग ये जो वॉल्यूम था वो कितना कम है और उसकी वजह से ये छोटी सी गिरावट आके रह गई। अब उसके मुकाबले में यहां देखिए, यहां आप देख रहे हैं मूविंग एवरेजेस कहां क्रॉस कर रहे हैं और उसके बाद में वॉल्यूम का लेवल देख रहे हो आप, एकदम से कितना तेज बढ़ा है। इसका मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है और नतीजा आप यहां पे देख सकते हो। यहां पर दोस्तों अगर देखोगे आप तो ये मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर अभी होता हुआ दिख रहा है इसमें। हालांकि अभी ना ये फ्लैट है, जो MACD और RSI ये दोनों फ्लैट है। अगले कुछ दिनों तक हमको ध्यान रखना होगा कि ये 7-10 डेज के अंदर और क्या ये मूविंग एवरेज क्रॉस होते हैं, और अगर होते हैं तो क्या बेरिश क्लोजिंग है, क्रॉसिंग है या फिर बुलिश क्रॉसिंग है। ये दोनों सिग्नल हमें देखना होगा। अगर ये बुलिश क्रॉस ओवर होता है तो दोस्तों फिर ये स्टॉक ऊपर की तरफ रैली में नजर आएगा आपको, और बहुत जल्दी आपको इसमें 1700 से ऊपर के लेवल आराम से देखने को मिल सकते हैं। और बेरिश अगर क्लोज होता है तो दोस्तों ये करीब करीब 1350-1400 के आसपास के लेवल तक आपको दिखा सकता है। अब चल करके देखते हैं कि इसके जो फंडामेंटल्स है वो आपको क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर हम लेकर के आएंगे HDFC बैंक को। तो ये HDFC बैंक है जिसके ऊपर हमने काफ़ी सारे वीडियोस पहले भी बना दिए हैं, लेकिन यहाँ अगर आप एक मोटा मोटा देख सकें तो बैंक में अभी थोड़ा सा स्लो डाउन आया है। और दोस्तों एक छोटी सी चीज़ बताऊँ मैं आपको, कहीं इस बैंक में ऐसे कोई प्रॉब्लम है नहीं। मतलब कि अभी आपने देखा होगा कि लोग कह रहे हैं इसका तो मुनाफा घट गया है, इसमें तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। पर एक्चुअली ना देखिए आप, ये बैंक ना, इसकी जो प्रॉब्लम है ना मैं बताता हूँ आपको क्या है। असली समस्या है HDFC प्लस HDFC बैंक, इनका मर्जर। ठीक है, अब क्या होता है ना कि स्टॉक मार्केट में ना बुद्धि का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। सारे के सारे लोग सिर्फ क्या बढ़ा क्या घटा इसी में लगे रहते हैं और इसीलिए घाटा खाते हैं। अब बुद्धि का अगर कोई भगवान ने बुद्धि दी है और अगर इस्तेमाल करना चाहे तो दोस्तों यहाँ एक थोड़ा सा आइडिया लगा सकता है कि भाई दो अलग अलग चीजें थी। कौन सी? एक HDFC बैंक, एक थी HDFC हाउसिंग लोन वाली जो कंपनी थी इनकी वो। ठीक है,
जब इन दोनों की मर्जिंग हुई थी, जब ये दोनों मर्ज हुए थे लास्ट ईयर, तो क्या हुआ कि दोनों की बैलेंस शीट आपस में जुड़ गई, और जब बैलेंस शीट आपस में मर्ज हो गई तो जो होम लोन वाली कंपनी थी उसके लोन की पूरी ही पूरी लायबिलिटीज कहां ट्रांसफर हो गई, एचडीएफसी बैंक की बैलेंस शीट पे। इस वजह से बैंक के बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने एक एडिशनल चीज को ऐड कर दिया है इसलिए वो देखने में ऐसा लग रहा है कि घाटा हो रहा है, पर एक्चुअली घाटा ऐसा है नहीं। तो आप अगर डीपर डाउन जाएंगे नंबर्स में तो आपको ये पता पड़ेगा कि यही वो बैंक है जो इंडिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक्स में से एक है। आज भी ये बैंक गांव में और सेकंड टायर की सिटीज में अपनी हर साल करीब 700-800 ब्रांचेस के आसपास खोल रहा है, यानी कि ये एक्सपेंड कर रहा है अपने बिजनेस को। तो अगर ये मुनाफा नहीं कमा रहा होता, अगर ये घाटे में होता, अगर इसका सेंटिमेंट खराब होता, तो क्या ये एक्सपेंशन में जाता, कहां से लाता पैसा? तो बैंक को क्योंकि ऊपर से ये पता नहीं पड़ता ना कि गहराई में कितना है, पानी को ऊपर से देखते हैं तो ये थोड़ी पता होता है कि गहराई में कितना है वो, तो हम सिर्फ ऊपर ऊपर का पानी देखते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं सरफेशियल नॉलेज। सो ये जो सरफेशियल नॉलेज है ना, यही सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है। तो बैंक में कोई ऐसी समस्या नहीं है लॉन्ग टर्म के हिसाब से दोस्तों। ये अभी भी मैं कहूंगा प्रोफेशनली मैनेज्ड बैंक है, 12 लाख रुपए की मार्केट कैप है। बजाज के सारे जितने भी स्टॉक्स हैं उन सबको जोड़ दो, उससे ज्यादा बड़ी मार्केट कैप अकेली एचडीएफसी की है। 17.9 पी के हिसाब से डेफिनेटली अंडर वैल्यूड है ये। और अगर आप देखोगे तो यहां देख सकते हैं सेल्स की ग्रोथ 22% है 5 साल में, और प्रॉफिट बढ़ा है उससे तेज, यानी 23.5% के हिसाब से। और एंटरप्राइज वैल्यू की बात करो तो दोस्तों 30 लाख करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू है। आप मुझे ऐसी कंपनी दूसरी ढूंढ के बता दो जो बैंकिंग सेक्टर में और जिसकी 30 लाख से ज्यादा की एंटरप्राइज वैल्यू हो। तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा है, दिस इज अ टू बिग अ बैंक टू फॉल, राइट। पैग रेशियो इज 0.76, साफ बताता है कि अंडर वैल्यूड है, ठीक है। सो क्योंकि ये अभी आउट ऑफ फ्लेवर है, इसलिए क्या होगा कि लोगों को तड़कते भड़कते स्टॉक्स में नजर आता है, वहां वो देखते हैं। तो वो एचडीएफसी बैंक को आज कोई नहीं देखेगा, आज उसके वीडियोस भी कोई नहीं देखेगा, आज उसमें इंटरेस्टेड भी कोई नहीं होगा। जिस दिन एक झटके में ये स्टॉक 10 से 12% बढ़ गया किसी भी दिन, तो उसके बाद में सारे लोग टूट पड़ेंगे इस पे। लेकिन फायदा क्या, जब 10 से 12% बढ़ गया है उसके बाद आप जब जाओगे तो बढ़ने के चांस ज्यादा रहेंगे कि प्रॉफिट बुकिंग करके नीचे आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। यही डिफरेंस है समझदार इन्वेस्टर में और एक भीड़ के हिस्सा बनने वाले इन्वेस्टर में। सो यहां पर अब हम इसकी बाकी सारी चीजें देखें तो देखो इसमें करंट रेशियो जो है वो इसका 3.38 है, एकदम सफिशिएंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 18 से ऊपर है, बढ़िया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.89, इवन आई थिंक एक्सिस बैंक के टक्कर का है ये, उससे हो सकता है बेटर ही हो। ग्रोस एनपीएच एकदम ठीक है, नेट एनपीएच एकदम ठीक है, कहीं कोई समस्या वाली बात इसमें नहीं है। मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर हमने देख लिया है इसके अंदर। और अगर हम देखें इसमें तो थोड़ा सा पित्रोस की स्कोर जो है थोड़ा डाउन है, लेकिन उससे फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि ये है बैंकिंग सेक्टर की कंपनी। अर्निंग पर शेयर लगातार ग्रो करता आ रहा है, 22 से 23% हो गया है, 15 से 12 रुपए, मतलब 15 से ईपीएस बढ़ करके 22 हो गया है, ठीक है। अगर आप देखो तो कंपनी कंटिन्यूअसली डिविडेंड दे रही है, 20, 22, 23%, 23% का डिविडेंड दे रही है। 100 रुपए कंपनी कमाती है, 23 रुपीज उठा करके इन्वेस्टर्स में बांट देती है। कहाँ प्रॉब्लम है बताओ? तो ओवरऑल जो है बैंक की, और अगर मान लो प्रॉब्लम है भी तो फिर ये लोग कौन है, ये इनकी क्या समझदारी पे आप शक कर रहे हो क्या? जो एफआईआईज है वो 9.39% थे, अब बढ़ करके 47%, 48% के आसपास, यानी आधा कंट्रोल विदेशियों के हाथ में दे दिया है। यही हमारे देश की कमजोरी कि हम हमारे यहाँ के जो हीरे मोती है ना वो उठा करके हम विदेशियों को ऐसे दे देते हैं गिफ्ट के तौर पे, जिससे कि आओ जी हमें, लूटो जी हमें। बट बेटर ये है कि अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में हमारे देश की हिस्सेदारी भी बढ़नी जरूरी है। सो इनको वो कीमत मालूम है जो हमें मालूम नहीं है। बट एनीवेज डीआईआईज ने भी ऐसी बात नहीं है, 33% के आसपास स्टॉक खरीद रखा है, और क्योंकि इनको पता है बिजनेस में दम है इसलिए वो 30 से बढ़ा के, देखो ये दिसंबर 23 के बाद बढ़ाया इन्होंने, यानी कि जब मुनाफा बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा था तो भी 3% ज्यादा खरीदा है इन्होंने डीआईआईज ने। इसका मतलब इनको मालूम है कि बैंक अंदर से तो मजबूत है, ऊपर से चाहे कैसा भी दिख रहा हो। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है आपका कौन सा, यस बैंक। अब इसके बारे में भी बहुत सारी खबरें उल्टी सीधी फैलती रहती है। पहली बात तो दोस्तों ये है कि इस बैंक को गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। ये बैंक आज से कई साल पहले डूब चुका होता, बर्बाद हो चुका होता, लेकिन गवर्नमेंट ने लास्ट मोमेंट पे आकर के एक कंसोर्शियम बनाया और इसको संभाल लिया।
तो जब गवर्नमेंट उसे संभाल रही है तो फिर ये मान के चलो कि डूबने नहीं देगी इसको। सो 26 रुपीज़ की प्राइस है, 75,000 की करोड़ की मार्केट कैप है। और अगर आप देखो डिविडेंड यील्ड तो कहाँ से देगा बेचारा, बैंक में पैसा ही नहीं है अभी इतना। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो इसके अंदर 3.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। और नंबर्स की अगर हम बात करें इसके प्रोफेशनल नंबर्स की, एक सेकेंड, तो यहां हम देख सकते हैं कि इसका जो कासा रेशियो 30 है, थोड़ा कम ही है। एनआईएम नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.8 है, वहां हमने देखा था कि वो करीब करीब 4% के आसपास था, और यहाँ ये 2.8 है। तो इनकी देखो, जो बैंक थोड़ा सा प्रॉब्लम में चल रहा होता है ना, उसकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज्यादा होती है, यानी उनको ज्यादा महंगे दाम पर पैसा मिलता है। तो जैसे ही ये प्रोफेशनली ग्रो करेगा, बैंक सही रास्ते पे आएगा, तो इसका एनआईएम बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिलहाल हम ज़्यादा टेक्निकल बातें तो मैं समझता हूँ कि आजकल इंस्टाग्राम रील देखने की जो आदत है उन लोगों को रही नहीं है, पर कोई बात नहीं, साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो यहाँ ना एक चीज़ ये भी देख सकते हैं हम लोग कि इसमें मतलब मेरे काफ़ी मित्र तो ऐसे जो बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हैं, और वो कमेंट्स में इतने बढ़िया क्वेश्चंस पूछते हैं कि मेरे को आनंद आ जाता है। और बाकी तो ये बढ़ा और ये घटा और ये एंट्री और ये एग्जिट और ये टारगेट दे दो और ये फलाना दे दो, स्टॉप लॉस दे दो, तो वो एक अलग ही कहानी है। खैर अभी यहाँ देखो DIIs ने इसमें अपना स्टेक जो है वो थोड़ा कम किया है 41 से 29, बट वहीं पर स्टेक जो बढ़ाया वो बढ़ाया भाई साहब FIIs ने। यहाँ पर भी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 3% खरीदा है, और वो भी अभी लेटेस्ट मार्च 2024 का फिगर है, ये देखिए आप, उसमें ही इन्होंने अपनी मार्च से अप्रैल के बीच मतलब एक महीने में इन्होंने 3% अपनी हिस्सेदारी इसमें बढ़ा ली है। तो ये एक अच्छा सिग्नल है। अगर हम बात करें बैंक के टेक्निकल चार्ट की, तो टेक्निकल चार्ट में आप देख सकते हो कि यहाँ मूविंग एवरेजेस ने फिर से क्रॉसओवर दिया है, और ये क्रॉसओवर बुलिश है, ये बुलिश है। बस थोड़ा सा वॉल्यूम अच्छा होना जरूरी है, तो आने वाले दिनों में हो सकता है आपको वॉल्यूम भी राइज होता हुआ दिखे। अगर वॉल्यूम राइज होता हुआ दिखे तो ये बुलिश क्रॉसओवर है, जो आने वाले टाइम में एक बुल रन को जन्म दे सकता है। और ये बुल रन यानी कि अप ट्रेंड किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये ट्रेडिंग वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा, क्योंकि बाकी दोनों इंडिकेटर्स की डाइवर्जेंस जो है ना वो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब साफ तौर पे बुल रन में तो है, लेकिन ये बुल रन कितना लंबा चलेगा और कितना दिनों तक चलेगा, मतलब किस हाइट तक जाएगा, ये डिपेंड करेगा कि ट्रेडिंग वॉल्यूम आने वाले दिनों में कैसे रहता है। तो अगर वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा तो डेफिनेटली इसका फायदा मिलेगा, और अगर वॉल्यूम अच्छा रहा तो नेक्स्ट आप इसका लेवल लेके चलो 32 रुपीज़ के आसपास पे। और ये यदि कहीं बाई चांस कुछ नेगेटिव न्यूज़ के चलते नीचे आता है तो ये करीब करीब 22-24 रुपए के आसपास भी आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि चांसेस ज़्यादा यही है कि अपसाइड में जाने के ही चांस है, क्योंकि ये जो हाईज लगातार बना रहा था उसके बाद में हल्का सा एक मूवमेंट नीचे आया है, फ्लैग पैटर्न बनाया और ये फिर से ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, सो दोस्तों ये एक ओवरऑल एनालिसिस था दोनों बैंक्स के बारे में, और जहां पर आपने एक तरह से देख लिया होगा कि कैसे बुलिश जो मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर है वो एक टेक्निकल सिग्नल दे रहा है। दोनों ही बैंक में एक टेक्निकल सिग्नल है जिससे आप एक अप ट्रेंड की शुरुआत मान सकते हैं। लेकिन पहला HDFC बैंक में हमें देखना होगा कि क्या ये आने वाले दिनों में ये क्रॉसओवर कंफर्म होता है क्या, और वहीं पर यस बैंक में हमें देखना होगा कि मूविंग एवरेजेस तो क्रॉस हो रहे हैं, लेकिन क्या ट्रेडिंग वॉल्यूम भी तेजी से बढ़ रहा है। अगर दोनों ही चीजों में कंफर्मेशन मिलता है तो दोस्तों फिर ये एक बुल रन की शुरुआत देखने को मिल सकती है। सो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, आज के वीडियो में इतना ही। जो भी आपके कमेंट है जरूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए, लाइक बटन जरूर दबाइए, क्योंकि लाइक बटन दबाने से मेरा भी लाइक बटन दबता है और मैं और मेहनत करके आपके लिए वीडियोस लेके आता हूँ, अच्छे स्टॉक्स लेके आता हूँ। और साथ में इस वीडियो को सब सारे दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए दोस्तों, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।